हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। सभी को मेरा नमस्कार। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पहली क्लास जो हमारी हुई थी वो सिलेबस को लेके हुई थी कि सीटेट में हमें क्या क्या पढ़ना है और वो चैप्टर वाइज चैप्टर हम पढ़ेंगे। तो इससे जो पहली क्लास है वो सीटेट को लेके हुई थी। आज का जो पहला टॉपिक हमारा रहेगा वो है RTE 2009। जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, RTE 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये आज टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को बिना समय गंवाए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आज हम पढ़ेंगे RTE 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम। राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम का मतलब है कि सबको शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। और ये जो अधिकार है, ये जो मूल अधिकार है शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के लिए है। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिल सके, इसलिए ये अधिकार RTE 9 लाया गया। जैसे कि इमेज आप देख पा रहे होंगे कि शिक्षा का अधिकार, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब बढ़ें, यानी कि सब ये जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है ये सबके लिए समान है। इसमें बालक बालिका, सामान्य, पिछड़े वर्ग और मतलब यानी कि सबके लिए, दिव्यांग वगैरह सभी के लिए ये है। आगे देखते हैं, RTE एक्ट 2009 के तहत शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो पहला पॉइंट वाइज इसको हम ना पॉइंट वाइज पॉइंट क्लियर करेंगे और हम सारे पॉइंट को क्लियर करेंगे, पूरे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो आप लोग आगे देखिए। RTE एक्ट 2009 एक संवैधानिक प्रावधान है। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक की आयु के वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। आगे देखते हैं। इस मूल अधिकार को 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया। इस मूल अधिकार को कब पारित किया गया, यानी कि ये जो मूल अधिकार है शिक्षा का अधिकार अधिनियम, यानी कि शिक्षा का अधिकार जो हमारा मूल अधिकार है, इस मूल अधिकार मतलब शिक्षा का अधिकार, क्या शिक्षा का अधिकार। यहां देखेंगे शिक्षा का अधिकार को 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया, जो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कहलाया। निःशुल्क मतलब जैसे कि कोई भी फीस ना ली जाए, कोई चार्ज ना हो वहां, उसके लिए यह अधिकार अधिनियम लाया गया। यदि कोई बच्चा दिव्यांग है तो RTE एक्ट 2009 के तहत स्कूल में प्राप्त करने वाले बच्चों के लिए आयु 6 से 18 वर्ष यानी कि, और सामान्य के लिए 6 से 14 वर्ष। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि कहीं ना कहीं दोनों ऑप्शन में रहते हैं, फिर वहां पर कंफ्यूजन बनता है कि ये जो अधिकार अधिनियम है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये RTE एक्ट 2009, ये जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है, लेकिन यहाँ एक पॉइंट आपको दिख रहा होगा कि आयु 6 से 18 वर्ष तक। तो ये जो आयु 6 से 18 वर्ष तक है, ये क्या है, ये दिव्यांग बच्चों के लिए है। अगर कोई बच्चा दिव्यांग है तो ये दिव्यांग बच्चों के लिए जो आयु निर्धारित की गई है वो 6 से 18 वर्ष की गई है। और इसके अलावा दिव्यांग के अलावा जो बच्चे होंगे, यानी कि सामान्य या बाकी पिछड़े वर्ग के बच्चे और बाकी जो बच्चे होंगे, उनके लिए हम क्या निर्धारित की गई है, 6 से 14 वर्ष। क्या आयु निर्धारित की गई है, 6 से 14 वर्ष को निःशुल्क शिक्षा, कौन सी शिक्षा दी जाएगी, निःशुल्क शिक्षा। इसके तहत
कर दिया गया। आगे देखते हैं, आरटीई एक्ट 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम, पॉइंट देखते हैं इसका पहला नेक्स्ट पॉइंट क्या है। आरटीई एक्ट 2009 1 अप्रैल 2010 को भारत के सभी राज्यों में लागू किया गया। किसको छोड़कर? केवल जम्मू कश्मीर को छोड़कर। ये जो अधिनियम है इसको लागू कब किया गया? इसको लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 को भारत के सभी राज्यों में इसे लागू कर दिया गया। कब लागू किया गया? भारत के सभी राज्यों में 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया, केवल जम्मू कश्मीर को छोड़कर। किसको छोड़कर? केवल जम्मू कश्मीर को छोड़कर। आगे देखिए, बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित करने का भारत 135वां देश था। यानी कि इससे पहले इस शिक्षा अधिकार के अधिनियम को 134 देशों ने लागू कर चुका किया। 134 देश पहले ही लागू कर चुके थे। यानी कि इससे पहले शिक्षा के मौलिक अधिकार को 134 देश पहले ही लागू कर चुके थे। हमारा जो भारत देश है वो कौन से नंबर पे था? 135वां देश था जिसने शिक्षा के अधिकार अधिनियम को लागू किया। आगे देखते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम का अगला पॉइंट है, 1 दिसंबर 2002 को भारत के संविधान में 86वां संविधान संशोधन किया गया और इसमें इस मूल अधिकार को अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया। किसमें जोड़ा गया? 21A में। अगर संशोधन पूछे, 1 दिसंबर 2022 को भारत के संविधान में 46वां संविधान संशोधन हुआ, एक 46वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें मूल अधिकार को अनुच्छेद 21A के तहत जोड़ा गया। किसके तहत जोड़ा गया? 21A के तहत। ये 2 पॉइंट एग्जाम में बहुत ज्यादा जरूरी हैं और अक्सर पूछे जाते हैं और इन्हीं 2 पॉइंटों से ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। सीटेट हो, यूपीटेट हो, DSSB हो, कोई भी एग्जाम हो, यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो इसलिए इसको जरूर याद कर ले कि संशोधन जब पूछे तो हमारा 46वां संविधान संशोधन होगा। अनुच्छेद जब पूछे मूल अधिकार को लेके तो 21A होगा। आगे चलते हैं, अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया। किसका दर्जा दिया गया? मूल अधिकार का। 21A में शिक्षा के अधिकार को किसका दर्जा दिया गया? मूल अधिकार को। आगे चलते हैं, जो भाग 3 में, यानी कि भाग 3 में वर्णित है। अगर आपको संशोधन पूछे, यहां देख लेते हैं, सॉरी, अगर आपको संशोधन पूछे तो 46वां, अनुच्छेद पूछे तो 21A, और अगर आपको भाग पूछे तो क्या होगा? 3। ये तीनों चीजें जरूर आप नोट कर लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तीनों चीजें, 46वां संविधान संशोधन कब हुआ? 46 में। अनुच्छेद क्या था? 21A, और भाग क्या था? 3। आगे देखते हैं, शिक्षा का सार्वभौमिक करना। अगला पॉइंट है शिक्षा का सार्वभौमिक करना, यानी कि सार्वभौमिक मतलब सबके लिए शिक्षा, सबके लिए शिक्षा, सबके लिए शिक्षा, सबके लिए समान शिक्षा या सबके लिए शिक्षा होनी चाहिए। 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। अगला पॉइंट है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसी होनी चाहिए?
गुणवत्तापूर्ण, रट्टा मारनी, शिक्षा होनी चाहिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करना। अगला पॉइंट है, एक शिक्षक सप्ताह में न्यूनतम 45 घंटे का काम करेगा। इस मूल अधिकार में यह निर्धारित किया गया कि एक शिक्षक सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे काम करेगा। तो एक शिक्षक सप्ताह में न्यूनतम 45 घंटे काम करेगा। यह इस शिक्षा के अधिकार अधिनियम में निर्धारित किया गया। आगे देखते हैं, प्रत्येक विद्यालय में प्रबंधन समिति, प्रत्येक विद्यालय में एक प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा जिसमें 75% अभिभावक होंगे। हर विद्यालय में, सारे विद्यालय में होती है, जैसे कि हमारे विद्यालय में भी होती है। तो एक प्रबंधन समिति का गठन होता है जिसमें से हम 75% अभिभावकों को रखते हैं, जिसमें से 75% अभिभावकों में 75% अभिभावकों में ही 50% महिलाएं क्या होती हैं, सदस्य होती हैं। इसमें जैसे कि आप लोग सोच रहे हैं 75% तो अभिभावक हो गए, तो 25% कौन लोग हुए, 25% हमारा विद्यालय स्टाफ जो 25% के अंतर्गत आता है, तो 100% हो गया। लेकिन इस 75% में हम 50% किसको रखते हैं, महिलाओं को रखेंगे। ये प्रावधान किया गया इस आरटीई एक्ट 2009 के तहत। अगला पॉइंट देखते हैं, आरटीई एक्ट 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम में छात्र और शिक्षक का अनुपात क्या रहेगा। मतलब जो विद्यालय में बच्चे हैं उसके अकॉर्डिंग टीचर कितने रहेंगे, ये देखते हैं। शिक्षक और बालक का अनुपात, यानी कि छात्र और शिक्षक का अनुपात क्या रहेगा। देखते हैं क्या है अनुपात। प्राथमिक विद्यालय, आप जैसे कि आपको बता दूं, मैं सब लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि प्राथमिक विद्यालय किसे कहते हैं। प्राथमिक विद्यालय में आता है 1 से 5 तक, 1 से 5 तक जो भी विद्यालय होते हैं, यानी कि कक्षा 1 से 5 तक क्या है, प्राथमिक विद्यालय। उच्च प्राथमिक विद्यालय किसे कहते हैं, जैसे कि कक्षा 6 से यहां देखिए 8 तक के जो विद्यालय होते हैं वो उच्च प्राथमिक विद्यालय में आते हैं। यहां लिखा है 1 और 1:30 और +1। इसका मतलब है कि हमारे जो जैसे कि शिक्षक, यहां देखिए शिक्षक अनुपात, यहां लिख दूं मैं, 1 मिनट, शिक्षक और बच्चे प्लस प्रधानाध्यापक, शिक्षक प्लस बच्चे प्रधानाध्यापक, यानी कि ये जो 1 है हमारा, ये जो आपका 1 है, ये एक शिक्षक में 30 बच्चे, यानी कि अगर 30 बच्चे हैं तो उसमें एक शिक्षक होगा। 30 बच्चे के अनुपात में एक शिक्षक प्लस प्रधानाध्यापक 1। प्रधानाध्यापक को हम शिक्षक बच्चों के अनुपात में नहीं जोड़ते हैं। जैसे कि आपके पास स्कूल में 30 बच्चे हैं तो उनके अकॉर्डिंग एक शिक्षक निर्धारित किया जाता है, तो और प्रधानाध्यापक हमारा अलग से होता है। प्रधानाध्यापकों को छात्र और शिक्षक के अनुपात के रेशियो में हम नहीं जोड़ते हैं, वो अलग से होते हैं स्कूल में। ऐसे ही जो कक्षा 6 से 8 तक यानी कि उच्च प्राथमिक हो गए, उसमें एक शिक्षक के अंडर कितने बच्चे आएंगे, 35 बच्चे प्लस एक प्रधानाध्यापक। समझ गए, इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो रहा हमारा शिक्षक और छात्र का अनुपात। आगे देखते हैं, शिक्षक का अधिकार अधिनियम में अगला पॉइंट है, प्राथमिक विद्यालयों तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों की दूरी बालकों के घर से 1 से 3 किलोमीटर तक होनी चाहिए। 1 से 3 किलोमीटर तक होनी चाहिए।
प्राथमिक, जैसे कि ये प्राथमिक विद्यालय की जो बच्चे के गांव की यानी कि बच्चे के विद्यालय आने की जो दूरी है वो आरटीई में कितनी बताई गई है। तो आरटीई में बताया गया है कि प्राथमिक विद्यालय या उच्च प्राथमिक विद्यालय से जो बच्चे के स्कूल की जो दूरी होगी वो 1 से 3 किलोमीटर तक की होनी चाहिए। यानी कि अगर प्राथमिक विद्यालयों की बात करूं तो 1 किलोमीटर और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की अधिकतम बात करूं तो 3 किलोमीटर अंदर होनी चाहिए, यह निर्धारित किया गया। अगला पॉइंट देखिए, सरकारी शिक्षकों को निजी ट्यूशन पढ़ाने पर रोक है। सरकारी शिक्षकों को इस आरटीई एक्ट के अंतर्गत यह निर्धारित किया गया कि कोई भी सरकारी शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता है। अगला देखते हैं, स्कूल में बच्चों को फेल नहीं किया जाएगा और ना ही विद्यालयों से निकाला जाएगा। स्कूल में शिक्षकों बच्चे को फेल नहीं किया जा सकता और ना ही विद्यालय से निकाला जा सकता है। जैसे कि विद्यालय में ऐसा जनरली ऐसा होता है, मेरे खुद के विद्यालय में ऐसा होता है कि कोई भी बच्चा कभी कभार ऐसा होता है जैसे एडमिशन करा दिया, 1 दिन पढ़ने आया, 15 दिन नहीं आया, 20 दिन नहीं आया, कभी कभी ऐसा होता है कि महीने भर भी नहीं आता है, 2 महीने नहीं आता है, पता ही नहीं है, फोन करो अभी बीमार है, मामा के यहाँ गया है, नाना के यहाँ गया। लेकिन हम लोगों को ये राइट नहीं है कि हम उसका नाम काट सकें या उसको विद्यालय से, जैसे कि वो 1 महीने बाद पढ़ने आया तो प्राइवेट विद्यालय वाले क्या करते हैं, डांटते हैं, इतने दिन पढ़ने क्यों नहीं आए और पनिशमेंट देते हैं। वो हम लोगों को अधिकार नहीं है, जनरली किसी को नहीं है। लेकिन प्राइवेट विद्यालय वाले क्या करते हैं कि निकाल देते हैं, नाम काट देते हैं, फेल भी कर देते हैं, कम नंबर आए या बच्चा फेल हुआ तो। लेकिन ये प्राथमिक विद्यालय या उच्च प्राथमिक विद्यालय में ये चीजें नहीं है। तो स्कूल में बच्चों को फेल नहीं किया जाएगा और ना ही विद्यालय से निकाला जाएगा। अगला देखिए, बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है। बच्चों को इस प्रावधान के अंतर्गत, इस अधिकार के अंतर्गत बच्चों को शारीरिक दंड, मतलब हम उनको मार पीट नहीं सकते हैं, उनको डांट नहीं सकते हैं। जो भी करना है आप उनसे प्यार से समझाइए। 1 बार नहीं समझ में आता 2 बार बताइए, 2 बार नहीं आता 3 बार बताइए, जितनी बार नहीं आता उनको उतनी बार समझाया जाए। और लेकिन हम ना उनको शारीरिक दंड दे सकते हैं और ना ही उन्हें प्रताड़ित कर सकते हैं। ये हमारा यह प्रावधान है। अगला देखते हैं, शिक्षा के अधिकार अधिनियम का अगला पॉइंट है, राइट टू एजुकेशन के तहत शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। समझ में आया? अब आप लोग सोच रहे हैं कि गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है, गैर शैक्षणिक कार्य का मतलब होता है कि टीचर की ड्यूटी, जो सरकारी टीचर होगा प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय का, उसे और कहीं नहीं लगाया जा सकता है, सिवाय देखते जाना, किसको छोड़ के? चुनाव में लगाया जा सकता है, आपदा में लगाया जा सकता है, और जनगणना में लगाया जाएगा। चुनाव, आपदा, जनगणना को छोड़कर और कहीं भी शिक्षक की ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती। ये हुआ। यहाँ चुनाव और आपदा में जैसे कि कोरोना टाइम में लगा दी गई, और चुनाव तो करवाते ही हैं, चुनाव तो फिक्स है, कटनी ही नहीं है, कटवाना भी चाहो तो भी नहीं कटेगी आपकी ड्यूटी, मतलब लगनी ही लगनी है। और जनगणना में तो लगती ही है, जनगणना है, बाल गणना है, यहाँ तो कंपलसरी है, ये टीचर ही करेंगे। तो ये तीनों जगह हमारी ड्यूटी, मतलब टीचरों की ड्यूटी फिक्स होती है। और इसके अलावा और कहीं गैर शैक्षणिक कार्यों में टीचर की ड्यूटी नहीं लगाई लगाई जाएगी। ये शिक्षा के अधिकार अधिनियम में ये प्रावधान किया गया। आगे देखते हैं, राइट टू एजुकेशन 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम शैक्षणिक घंटे कितने हैं? जैसे कि हमने पिछली उसमें देखा कि सप्ताह में न्यूनतम कितने थे? 45 घंटे, न्यूनतम 45 घंटे।
अभी हमने पढ़ा इससे पहले कि सप्ताह में न्यूनतम 45 घंटे। यहां देखते हैं प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम शैक्षणिक घंटे, सॉरी 1 मिनट, शायद कुछ मिस्टेक है, चेक कर लेते हैं एक बार। यहां शायद घंटे नहीं होगा, जो घंटे हम न्यूनतम जो शैक्षणिक घंटे डिसाइड करेंगे वो 800 और जो शैक्षणिक कार्य दिवस हमारे होंगे वो 200 दिन है। शैक्षणिक कार्य दिवस 200 दिन, दिन में अगर डिवाइड करेंगे तो 200 दिन, और घंटे अगर देखेंगे तो 800। और राइट टू एजुकेशन के अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम शैक्षणिक घंटे कितने हैं? 1000, और शैक्षणिक कार्य दिवस कितने हैं? 220। प्राथमिक में कितने हैं? 800 घंटे हैं। उच्च प्राथमिक में कितने हैं? 1000 हैं। और इसमें प्राथमिक में दिन डेज कितने हैं? 200 हैं। और उच्च प्राथमिक में डेज कितने हैं? 220 हैं। अगला देखिए, राइट टू एजुकेशन 2009 के अनुसार 1 से 8 तक के बच्चों को उनके मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। किस भाषा में शिक्षा देनी चाहिए? मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए 1 से 8 तक के बच्चों को। ये राइट शिक्षा का अधिकार अधिनियम में ये बताया गया है कि हमें 1 से 8 तक के बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। अगला पॉइंट देखते हैं, खत्म। तो आगे ये इतना सा था राइट टू एजुकेशन। और कुछ अगर आपका डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।